हेलो एवरीवन, ये GS3 मेंस का अगला टॉपिक। तो हम GS3 मेंस का अगला टॉपिक करेंगे एंड वी विल डील विद पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कह लीजिए पार्ट है, पोर्ट्स एंड या क्या नाम है, कनेक्टिविटी का पार्ट है ये। तो पोर्ट्स एंड शिपिंग वी विल डील विद द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, पोर्ट्स एंड शिपिंग। और भी टॉपिक्स धीरे धीरे देखा जाएगा। तो ये पोर्ट्स एंड शिपिंग देखते हैं, ठीक है, क्या है इसमें क्या नहीं है, कुछ फैक्ट्स और डेटाज देखेंगे रिलेटेड विद इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 13 major ports, 13 major ports, and we have approximately 205 non-major ports. अब मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स क्या है? जैसे मेजर पोर्ट्स मतलब थोड़े दीज पोर्ट्स आर क्या कहते हैं, थोड़े बड़े होंगे साइज वाइज में, ठीक है, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दे डोंट कैटर टू द नीड ऑफ स्पेसिफिक रीजन। तो रीजनल नहीं होते हैं, ये थोड़ा रीजनल नीड्स को नहीं स्पेसिफाई करते, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। और ये नॉन मेजर में रीजनल नीड्स देखी जाती है, रीजनली होता है ये, लोकली कह सकते हैं, लोकल नीड्स को वो करता है, ठीक है। और ये नॉन मेजर पोर्ट बड़ा नहीं होता कुछ, ये जो नॉन मेजर पोर्ट इट्स नॉट बिग इनफ, ठीक है, ये छोटा ही होता है। और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती है इसको, स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज कर रही है, दैट्स द नॉन मेजर पोर्ट। तो वी हैव 205 नॉन मेजर पोर्ट्स एंड 13 मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट थोड़े बड़े हो गए, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन में है। देख कार्गो ट्रैफिक, बल्क कार्गो मैनेज करते हैं। तो जो मेजर पोर्ट हैं तो बल्क कार्गो, ज़्यादा कार्गो आता है, ज़्यादा ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक, ठीक है। तो ये वाले सब हो गए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। नॉन मेजर में ऐसा नहीं है, रीजनल नीड्स को होता है, वो क्या नाम है, सस्टेन करता है नॉन मेजर पोर्ट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये हमारा जो मैरीटाइम कार्गो है मोस्टली इट इज़ हैंडल बाय दिस मेजर पोर्ट, ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई, आइए कुछ और देखते हैं। अब देखिए, अब आप आंसर लिखोगे तो कुछ फैक्ट्स डालोगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल क्या डालोगे आप फैक्ट्स कि लगभग 2023 का अगर डेटा देखा जाए तो 95% जो है ट्रेड जो बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू 70% बाय वैल्यू। ये जो दोनों था ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट था, मैरीटाइम, ठीक है, जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट हुआ है मैरीटाइम। तो उसमें 95% बाय वैल्यू एंड 75% बाय वैल्यू, सॉरी क्या नाम है, 75% बाय वैल्यू। और बाय वॉल्यूम, बल्क की बात किया जाए तो 95% बाय वॉल्यूम जो हमारा ट्रेड था वो दैट्स मैरीटाइम। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक और डेटा देखिए, जैसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आप डाल दीजिएगा, CAGR जो रहा है मेजर पोर्ट्स पे, वो अगर 2016 से 23 तक अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ठीक ठाक रही है, 3.26% है, ठीक। तो ये CAGR की ग्रोथ है 2023 से, ये 3.26%, ये आप आंसर में डाल देना अपने। और टोटल ट्रैफिक कार्गो जो हैंडल होता है, अगर आप देखोगे टोटल ट्रैफिक कार्गो हैंडल, टोटल ट्रैफिक कार्गो जो हैंडलिंग होती है, टोटल ट्रैफिक कार्गो हैंडलिंग, ये 18.07% इसका CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आप डाल दीजिएगा। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट शो करता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर कितना रिटर्न मिला आपको ईयर दर, हर साल दर साल आपको जो फ़ायदा हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो फ़ायदा हो रहा है वो पूरा एक तरह से एनुअल ग्रोथ रेट है 18.7%। ये बहुत अच्छा है, ये 18.7%, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो टर्म आते हैं। वी आर 19th इन टर्म्स ऑफ टोटल कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी में वी आर 19th पोजीशन। तो 19th पोजीशन है कैरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में, तो वी आर 19th इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जो कैरी करता है वो 1.3% ऑफ टोटल, इंडिया का अगर देखा जाए कैरीज 1.3%, ये भी डाल दीजिएगा आप आंसर में, ऑफ ग्लोबल डेड वेट टनेज। सो दिस ग्लोबल डेड वेट टनेज इज द, क्या कहा जाएगा इसको, वेट अ शिप कैन हैंडल या कैन सेफली कैरी। तो वेट अ शिप कैरीज, और इसमें वेट ऑफ द शिप एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूडिंग वेट ऑफ शिप। तो जहाज़ जो है इसके आप वेट को एक्सक्लूड कर दीजिए,
तो टोटल कैरिंग कैपेसिटी जो है, डेड वेट टनेज, जो कार्गो हो गया, फ्यूल है, इसमें कार्गो आ जाएगा, फ्यूल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, क्रू आ जाएंगे, पैसेंजर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो इंडिया जो कैरी करता है वो 1.3% ऑफ द ग्लोबल डेड वेट टनेज। ठीक, लेट्स मूव ऑन। इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं, डिफिनीशन आती है। एक फ्लैग रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ आपको मैं कि व्हाट इज़ फ्लैग रजिस्ट्रेशन। फ्लैग रजिस्ट्रेशन, मान लो कोई एक शिप है, फ्लैग रजिस्ट्रेशन है, मान लो एक शिप है और ये शिप जिस कंट्री का है, मान लो इंडिया का है और इंडिया ही में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड भी इंडिया में है, तो दैट इज़, इसको कहा जाएगा फ्लैग रजिस्ट्रेशन। और नॉन फ्लैग रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, नॉन फ्लैग रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, अगर इंडिया की शिप है बट इट इज़ रजिस्टर्ड इन अदर कंट्री, रजिस्टर्ड इन अनदर कंट्री या अनदर आइलैंड जो भी है, ठीक है, तो ये होता है नॉन फ्लैग रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो जैसे कि पनामा, मार्शल आइलैंड है, ये सब है। तो यहाँ क्यों करते हैं नॉन फ्लैग रजिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे इसलिए किया जाता है, देयर इज़ रिलैक्स्ड रूल्स, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स है जो फॉलो करना है, लेबर लॉज, ये सब थोड़ी सी रिलैक्स्ड होते हैं। तो जो भी क्या नाम है आपका, यू हैव रिलैक्स लेबर लॉज एंड रूल्स, या रजिस्ट्रेशन फीस चीपर रजिस्ट्रेशन फ्री। तो ये सब वजह से बहुत सी शिप्स होती हैं, दे आर रजिस्टर्ड इन नॉन फ्लैग स्टेट्स। ठीक है, तो इस वजह से, हालांकि आप इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत आती है कि आपको वैसी सेफ्टी नहीं मिल पाएगी, यू आर नॉट सो लीगल एज यू बिलोंग टू, आपने कहीं और रजिस्ट्री करा ली है। ठीक है, तो कुछ इसकी वो भी होती है, नॉन फ्लैग वाले में कमियां भी आती हैं। ठीक, तो ये सब एक बेसिक, ये आप जान लीजिए क्या होता है फ्लैग रजिस्ट्रेशन और नॉन फ्लैग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। दैट कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल दैट इंडिया जो है इट रैंक्स 18th इन वर्ल्ड शिपिंग टनेज। तो हम लोग वर्ल्ड शिपिंग टनेज में 18th रैंक करते हैं, वर्ल्ड शिपिंग टनेज। ठीक है, एंड जो एक और रैंकिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वी आर 16th लार्जेस्ट मैरी टाइम कंट्री ग्लोबली, 16th लार्जेस्ट। ठीक है, मैरी टाइम कंट्री ग्लोबली। तो ग्लोबली बात किया जाए तो हम लोग कितने हो गए हैं, 16th लार्जेस्ट हुए। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव, देखिए गवर्नमेंट ने 100% FDI इंक्लूड किया है इसमें, अंडर एन ऑटोमेटिक रूट, ये भी आप डाल दीजिएगा। ये सब पॉइंट्स हैं, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को, सब्सिडी टू शिपिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि शिपिंग में ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वॉटअप करने में, और मुनाफा थोड़ा सा कम होता है। तो छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, स्मॉलर प्लेयर्स, बड़े कॉर्पोरेट्स तो आ सकते हैं थोड़ा, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर जो और भी स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनके लिए इंडस्ट्री को देना ही पड़ेगा बूस्ट, वरना ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो देयर इज़ सब्सिडी इज़ बीन गिवन टू द शिपिंग इंडस्ट्रीज। देन व्हाट, देन वी हैव इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है। जैसे अभी अब आप अदानी वाला देख रहे हो, पोर्ट्स वोर्ट्स ये सब है, तो प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट क्यों किया जाता है, यू हैव गेट एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, यू गेट ट्रांसपेरेंसी, क्विकर होता है, प्रॉफिट मेकिंग एम होता है इनका, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, तो इससे मुनाफा कमाते हैं, बट मेनली इट इज़ एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट, यू गेट फंडिंग। ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा पैसा ऐसा प्राइवेट सेक्टर वाले लगाएंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो वी हैव द प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। देन व्हाट वी हैव, ड्वेल टाइम जो पोर्ट पे है कम हुआ है। ड्वेल टाइम जो होता है कोर्ट पे, क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि स्पेशली विद द PPP सेक्टर जब आया है और ये सब जो, तो ड्वेल टाइम हैव बीन डिक्रीज्ड। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की थोड़ी ठीक ठाक रैंकिंग है। तो जो ड्वेल टाइम है, ड्वेल टाइम एट पोर्ट पे वो डिक्रीज़ हुआ है। ड्वेल टाइम क्या है, कार्गो लोडिंग करना, अनलोडिंग करना। तो लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग में जो टाइम स्पेंड होता है, लोडिंग में एंड अनलोडिंग टाइम कुछ स्पेंड हुआ है, तो वो डिक्रीज़ हुआ है। और किस वजह से हुआ, देयर आर रीजन्स फॉर इट, कुछ रीजन्स हैं इसके लिए। क्या क्या रीजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर हैज़ बीन गुड कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस हो जा रहा है ना, कस्टम से क्लियर किया जाता है, कस्टम क्लियरेंस हो जा रहा है।
पोर्ट कंजेशन कम हुआ है, पोर्ट कंजेशन थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई है पोर्ट कंजेशन में। देन यू हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अभी हमने बात की थी ऊपर। शिपिंग टाइम जो है वो एफिशिएंसी आ गई उसमें। देयर इज़ डिजिटलाइजेशन एवरीवेयर, तो थोड़ा काम आसानी से और तेज़ी से हो जा रहा है, पेपर वर्क कम हो गया है। एंड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन इज़ देयर, लॉजिस्टिक्स में कोऑर्डिनेशन, कहाँ माल कैसे किधर जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, थोड़ा सा प्लान्ड वे में हो रही है चीज़ें। तो इस वजह से ड्वेल टाइम जो है चीज़ें जल्दी क्लियर हो जा रही हैं और लॉजिस्टिक्स थोड़ा अच्छा हो गया। पोर्ट से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, कार्गो का स्टोरेज है, कहाँ स्टोर करना है, किधर लेके जाना है, दिस इज बेटर कनेक्टिविटी, दैट्स वाई द ड्वेल टाइम जो है ये इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ हो गया। इट यूज टू बी 4 days, ठीक है, अब वो 3 days हो गया। तो फ्रॉम 4 टू इट हैज़ डिक्रीज टू 3 days, ठीक, पोर्ट्स 4 से 3 हो गया। दिस इज द ड्वेल टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ड्वेल टाइम बढ़ने से क्या होता है, ठीक है, ड्वेल टाइम बढ़ गया तो क्या होगा, अगर ड्वेल टाइम इंक्रीज़ हो गया, अगर ड्वेल टाइम ये देखिए अब तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उससे क्या होगा ड्वेल टाइम इंक्रीज़ होने से, भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा, टाइम है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। देयर विल बी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कोई भी सप्लाई चेन सामान वामान पहुँचना है तो उसको टाइम लग रहा है, तो इट विल बी सप्लाई चेन जो है डिस्ट्रप्शन, ठीक है, कोई माल आया वो कहीं और प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये सप्लाई चेन, भाई पहुंचना है आपको यहाँ से यहाँ, अब ड्वेल टाइम 4 के बजाय 3 लग रहा तो अच्छी बात है ना, 4 दिन लग गया यहीं पे वो लोडिंग अनलोडिंग में ही, तो ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुँचना है और यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो यहाँ जाना है भाई। अब ये नदी के रास्ते होके जा रहे होती है, 4 दिन लग गया तो थोड़ा सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आएगा ही आएगा, ठीक। देन पोर्ट इनएफिशिएंसी, पोर्ट विल बी इनएफिशिएंट और ज़्यादा टाइम लगाओगे तो मे बी देयर विल बी इंक्रीज ट्रैफिक, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए ये चाहिए कि आपका जो है ड्वेल टाइम कम हो जाए, ठीक है। देन वी हैव क्या नाम है, सो मेक मी वन थिंग, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ थोड़ा सा कि ये जो ड्वेल टाइम था इट इज़ स्पेशली फॉर कार्गो, ठीक है, कार्गो लोडिंग अनलोडिंग, ठीक, तो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड होता है। पर टर्न अराउंड टाइम जो है थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा टर्न अराउंड टाइम जो है, मैं कंफ्यूज हो गया था, टर्न अराउंड टाइम जो है शिप्स का इट इज़ 0.9 days। तो ये शिप जितना स्पेंड करता है एट पोर्ट, शिप्स स्पेंड्स एट पोर्ट, क्या टाइम जो शिप स्पेंड करता है पोर्ट पे, दिस इज़ द टर्न अराउंड टाइम एंड दिस इज़ 0.9 days एंड दिस इज़ बेटर देन यूएस से बेटर है, ठीक है हमारा, ठीक। तो ये है, बट कार्गो हैंडलिंग पूरा जो हो जाएगा दैट इज़ ड्वेल टाइम हो जाएगा, जिससे लोडिंग अनलोडिंग में आसानी होना, ये सब कस्टम क्लियरेंस, ये सब सारी चीज़ें, तो एक बार पहुंचा दिया। बट ड्वेल टाइम इज़ 0.9 days फॉर शिप्स, दैट्स द बेटर। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो वो ऊपर वाला जो मैंने बताया ड्वेल टाइम को, इसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा कार्गो से, इट इज़ कार्गो नॉट शिप्स, इट्स कार्गो, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए आपको फर्स्ट पॉइंट्स मिल जाए अच्छे, कुछ दिक्कत आएगी कमी आएगी तो बताइएगा। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, देखिए बहुत मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि कम में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना करके अच्छे से आपका ये हो जाए। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, आइए सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए इट इज़ अ जियो पॉलिटिकल एसेट, कैसे सिग्निफिकेंट है जियो पॉलिटिकल एसेट, जो पोर्ट्स जो हैं क्या करते हैं, दे एनहांस द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक रीच, तो इंपॉर्टेंट सीज पे जो आप कंट्रोल होता है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, एनर्जी सप्लाई रूट्स है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इट्स एक्ट एज अ जियो पॉलिटिकल एसेट बिकॉज इट इज़ अ नेवी, क्या नाम है, नेवी बेस बना दिया जाता है इसमें। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है जियो पॉलिटिकल एसेट, सिग्निफिकेंस के, इट इज़ अ जियो पॉलिटिकल एसेट। तो कैसे हो गया जियो पॉलिटिकल एसेट, जैसे इट इज़ इन द फॉर्म एनर्जी सप्लाई रूट मेंटेन कर रहा है, एनर्जी सप्लाई रूट, तो एनर्जी सप्लाई रूट में एसेंशियल है कि नहीं, पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो आप एक एनर्जी सप्लाई हो रही है, पोर्ट भाई पानी के ही थ्रू तो आना जाना हो रहा है पूरा एनर्जी का, तो एनर्जी सप्लाई रूट के लिए एसेंशियल इन द एनर्जी सप्लाई रूट। दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल नेवी बेस, कैसे नेवी बेस बन गया, जैसे एक आइलैंड है जहाँ पे मोजाम्बिक चैनल में नेवी बेस इंडिया खुला है, मोजाम्बिक चैनल के पास, मोजाम्बिक चैनल, यहाँ एक नेवल बेस है जिसका नाम है
अगालिगा आइलैंड, एला अगालिगा आइलैंड। तो यहाँ पे आपका नेवल बेस है, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल पे। तो देखिए एक नेवी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे आपने पोर्ट बना लिया, तो एसेट हुआ कि नहीं, ठीक है। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मैरीटाइम बाउंड्रीज, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंट्री, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रूट। तो ये एनर्जी सप्लाई रूट को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, एनर्जी सप्लाई रूट को प्रोटेक्ट करना, तो ये पोर्ट्स का काम है। फिर वहाँ पे नेवी बेस बना लिया। सो दिस इज दिस इज अ जियो पॉलिटिकल एसेट। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, ठीक है। ये आपका हमारा प्यारा भारत। एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा रब कर लूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। चलिए ये ऐसे, और ये बांग्लादेश वाला रीजन, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव देन, दिस इज़ म्यांमार। तो यहाँ पे जो हमारा है कोलकाता से अंडर द कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट या मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या है कि कोलकाता को, मान लीजिए यहाँ पे ये कोलकाता है और इसको कनेक्ट किया गया है, ये थोड़ा आया यहाँ से, इट विज कनेक्टेड टू द सितवे पोर्ट। ये वाला जो पोर्ट है, दिस इज़ द सितवे पोर्ट। तो इस सितवे पोर्ट से कनेक्टिविटी आई। तो देखो कैसे आप बांग्लादेश को पूरा आपने बाईपास किया, और यहाँ अब यहाँ से आप ये अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा दे रहे हो। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हो, थोड़ा दूरी बढ़ेगी, बट वी कैन बाईपास बांग्लादेश। ऐसे भी बांग्लादेश से वो चल रहा है थोड़ा, ठीक है। तो एक स्टांस उसका अच्छा नहीं है अभी इंडिया की तरफ। तो ये त्रिपुरा में, मिज़ोरम में यू कैन गो देयर। तो थ्रू सितवे पोर्ट, तो म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है, ठीक है, और को क्या नाम है कि इट इज़ वन ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा, ठीक है, बेनिफिशियल है। पर थोड़ा रोहिंग्या इशू चल रहा है, और रोहिंग्या इशू है या एक चिन कन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से थोड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, थोड़ा डिले हुआ है इसमें। बट बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। तो आप देखो पोर्ट्स की वजह से यहाँ पे पोर्ट बन गया। अब जैसे इंडिया का ही पोर्ट है चाबहार पोर्ट, तो वो भी देखिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन कितना अच्छा है। अगर आप चाबहार पोर्ट की बात करोगे, चाबहार पोर्ट, तो चाबहार कहाँ है? ईरान में, ईरान, क्या नाम है, ईरान, चाबहार। और ये चाबहार की वजह से वी विल गो टू अदर सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिल गया, ठीक है। और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट खोला है, पाकिस्तान में ग्वादर खोला है चाइना ने, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए वी हैव टू काउंटर करने के लिए ईरान में क्या है? चाबहार पोर्ट, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें, तो देखिए एक जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल एसेट हुआ कि नहीं पोर्ट, ठीक है। कनेक्टिविटी है, नेवी बेसिस बन जाते हैं, तो देयर हैज़ बीन नेवी बेसिस, ठीक है। कुछ इंडिया के अगर नेवी बेसिस मैं आपको दिखाऊं, तो कुछ इंडिया के जो हमारे नेवी बेसिस हैं, अगर यू वांट टू शो इट, आई वांट टू शो यू। ये आपका ये हो गया, देन व्हाट वी हैव, यहाँ से ये है ऐसे। दिस इज़ अफ्रीका, पूरा वाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। दिस इज़ ये अरब वाला रीजन हो गया पूरा। तो व्हाट वी हैव, लेट मी शो यू। यू हैव द चाबहार पोर्ट, हियर इज़ द चाबहार। एंड यहाँ पे एक दुकम पोर्ट भी है, ओमान में एक इंडियन नेवी यूज़ कर सकता है पोर्ट, तो जिसका नाम है पोर्ट ऑफ दुकमा। तो वेयर इज़ इट? इट इज़ दुकमा। दिस इज़ पोर्ट ऑफ दुकमा, और स्पेलिंग थोड़ा वो होगी। देन यू हैव इंडिया यूजेस बेस एट सिचिलीज आइलैंड, सिशल्स या सिचिलीज जो भी कह लीजिए, यहाँ पे एक सिशल्स हैं, ठीक है। देन यू हैव यहाँ पे मेडागास्कर में है, वो इंडिया नेवी यूज़ कर रही है पोर्ट को। दिस इज़ द मेडागास्कर एंड इंडियन नेवी इज़ यूजिंग हियर, यहाँ पे, ठीक। तो एक सिचिलीज हो गया, दुकम हो गया, चाबार हो गया, और यह मेडागास्कर में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इंडियन नेवी रीयूनियन आइलैंड जो है फ्रांस का, वहाँ भी अपना वो कर सकता है। तो रीयूनियन आइलैंड, देन यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड, यहाँ भी नेवी बेसिस हैं इंडिया के। तो तेरा ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। चलिए बस इतना है। और एक यहाँ पे बना लीजिए पोर्ट, ये ऐसे कौन सा है, ये वाला, ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला ऐसे करके, ये सितवे पोर्ट, ये है सितवे। इसको कोलकाता से यहाँ पे यहाँ तक कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक मैप हो गया, आप इसको बना सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स एनफ। तो अब ये सब जो पोर्ट्स आए, इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी भी होगी। क्या होगी? मैरीटाइम
मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो नेवी बेसिस बन गए, ठीक, तो नेवी बेसिस बने तो मैरीटाइम सिक्योरिटी भी हो गई। अगला क्या है, ये स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, और भी कंट्रीज से हमारा रिलेशनशिप हो रहा है, जैसे दुकम पोर्ट वाला है, तो वी हैव यहाँ पे दुकम पोर्ट में स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद द ओमान या गल्फ कंट्रीज़, ठीक है, ओमान से, गल्फ कंट्री से यहाँ हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, तो वी हैव अ स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़, ठीक है। आइए और देखते हैं, थोड़ा बदल के देखते हैं पॉइंट। देन वी हैव अल्टरनेटिव रूट, जैसे ग्वादर पोर्ट को हमने बाईपास कर लिया पाकिस्तान वाला, एंड वी हैव अ रूट टू सेंट्रल एशिया थ्रू चाबहार इन ईरान, तो सेंट्रल एशियन रीजन का एक्सेस हो जाएगा, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मेनली इट्स ऑल थ्रू पोर्ट्स, ठीक। और ये सब देखिए पोर्ट्स डेवलप किया हमने, तो वी आर काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड, ये सब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जो पूरा क्या नाम है इसमें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, पूरा कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है चाइना ने थ्रू द पोर्ट्स, थ्रू द रेल रूट, थ्रू द रोड रूट, तो पूरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसको वी विल काउंटर इट, ठीक। देन व्हाट वी हैव, हाँ, ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको भी, बिकॉज इंडिया इज़, देखिए इंडिया एक क्रेसेंट है, ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल हो गया, MLT वाला रीजन गोल्डन ट्रायंगल के पास है, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आ गया MLT, एंड PCA पाकिस्तान है, चाइना है, और ये सब अफगानिस्तान है, तो ये पे ये क्रेसेंट है, गोल्डन क्रेसेंट, तो क्रेसेंट वाले के पास पाकिस्तान, एक मिनट, इट इज़ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, तो अब इनके तो पास है ना हमारी कंट्री, इफ़ यू हैव, तो हमें क्या है, वी आर मोर वल्नरेबल, हम थोड़े वल्नरेबल हैं। क्यों वल्नरेबल हैं? बिकॉज अगर हम मैप बनाओ एक और फिर से, ये हमारा मैप बना, ये क्या नाम है, अफ्रीका, एक मिनट, ये हमारा मैप बना, ये मैप बना, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हो गया, दिस इज़, यहाँ पे अगर आप आओ तो ये हो गया ईरान वाला रीजन, पाकिस्तान वाला रीजन और अफ़गानिस्तान वाला रीजन, तो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो यहाँ के हम पास हैं, और यहाँ MLT के भी पास हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इधर वाला रीजन, तो वी आर मोर वल्नरेबल, ठीक है। तो हम वल्नरेबल हैं क्या, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो अगर हमें ड्रग ट्रैफिकिंग या नार्को ट्रैफिकिंग या ओपीएम उससे बचना है, तो क्या है, इसको हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होनी चाहिए, नेवल बेसिस होने चाहिए अलग अलग जगह पे, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें और रोक सकें, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आइए आगे देखा जाए। सो यहाँ पे काउंटरिंग वाला लिख लीजिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ठीक। तो ये सब सारी होगी, और कर्टेलिंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। और क्या करना है, लेट अदर इम्पोर्टेंस, तो कुछ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस थे और जियो पॉलिटिकल कह लीजिए, ठीक है। तो ये सब मेनली जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थे। अब थोड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक, क्या का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेट्स सी इट। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। पोर्ट लेड डेवलपमेंट मतलब जो भी पोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप हिंटरलैंड को लिंक कर रहे हो ना पोर्ट से। मान लो यह पोर्ट है, आपने पोर्ट है मुंबई का, नावा शेवा जो भी थी, यहाँ आपने लिंक कर दिया अंदर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ से सामान कहीं जाना है तो पहले पोर्ट तक आएगा, फिर यहाँ से सप्लाई हो जाएगी, यहाँ सप्लाई हो जाएगी। तो आपको हिंटरलैंड से, यू हैव कनेक्टिविटी टू हिंटरलैंड, तो इससे डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या हुआ, कनेक्टिविटी टू हिंटरलैंड,
ठीक। तो ये मेनली जो है इंटरलैंड जो हिंटरलैंड है उससे कनेक्टिविटी हुई है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है। इंक्रीज्ड ब्लू इकोनॉमी, यू हैव इंक्रीज्ड ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी क्यों? भाई मरीन रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्पेशली मरीन रिसोर्सेज और मरीन प्रोसेस्ड फूड्स, इनका एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत अच्छे से, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट। तो ये सब सारी चीज़ों में देखिए ब्लू इकोनॉमी का रोल है। तो ब्लू इकोनॉमी डेवलप्ड क्योंकि पोर्ट से सारी चीज़ें जाएंगी, मरीन रिसोर्स है जो भी आपका प्रोसेस हुआ है, एक्सपोर्ट फूड है, और जो भी मरीन रिसोर्स है इनको एक्सपोर्ट करना है, इट विल बी थ्रू पोर्ट्स। तो द ब्लू इकोनॉमी को एक पुश तो मिला ही हुआ है इससे, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ पुश टू ब्लू इकोनॉमी। और पैसेंजर टूरिज्म तो हो ही रहा है, यू ऐड ऑन की प्लस पैसेंजर एंड टूरिज्म, ठीक है। तो पूरा ब्लू इकोनॉमी को पुश मिला हुआ है, ठीक। देन जो भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, तो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये तो कहीं भी आप डाल दीजिए सर्विसेज में, ठीक है, ये तो है ही है। देयर हैज़ बीन एन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। देखिए जब कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रेड बढ़ा है, तो कंट्री, कोई भी कंट्री, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा कि नहीं ग्लोबल वैल्यू चेन में, बढ़ गया, ठीक है। और लोकल करेंसी में भी ट्रांजेक्शन्स होने लगे हैं, तो इंडिया का डोमिनेंट शो हुआ है इफेक्ट यहाँ पे। तो देयर हैज़ बीन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। और ईरान जो है जो ट्रेड करता ऑयल में, क्रूड ऑयल या जो भी, वो रूपी में ही करता है, ठीक। अभी का पोजीशन नहीं पता, पर ये रूपी में करता तो था। तो ईरान जो है, इट वाज द ओनली कंट्री, व्हाट वाज, और भी कंट्रीज हैं, बट इट वाज ट्रेडिंग इन रुपीज़। रूपी मतलब इंडियन रुपया, समझ रहे हो आप। तो ये कितनी बड़ी इंटरनेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं रूपी का। जैसे डॉलराइजेशन हो गया वर्ल्ड में, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर हुआ, ऐसा इन लोगों ने करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हर जगह यही यूज़ हो रहा है। तो इट इज़ लीडिंग टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ठीक। क्योंकि हमारा सप्लाई चेन में वी आर हैविंग मोर, क्या नाम है, सप्लाई चेन, वी आर बिकमिंग प्रोमिनेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। चलिए आइए आगे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, देन व्हाट वी हैव, एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही चुका है, और एक्सपेंशन ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो देयर हैज़ बीन, इससे क्या हुआ है, एक्सपेंशन, इंक्रीज्ड एक्सपेंशन ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, कार्गो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, शिप ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे जाना होगा, अलग अलग जगह, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही, ठीक है। और अलॉन्ग विद इट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो किया है, ठीक है। शिप ब्रेकिंग ख़राब हो गई है, उसको रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। और इसका जो एक वो है शिपयार्ड है जहाँ पे तोड़ी वोड़ी जाती, शिपयार्ड नहीं, एक जो साइट है शिप ब्रेकिंग साइट, तो वो 30 क्या नाम है वो, अलंग इट इज़ गुजरात। और यहाँ इसका जो शिप ब्रेकिंग का 30% शेयर है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में, इन ग्लोबल मार्केट। तो वी हैव 30% शेयर इन ग्लोबल मार्केट इन द शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, ठीक। आइए देन और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आप इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। इट इज़ की टू लॉजिस्टिक चेन, ठीक है। जो भी लॉजिस्टिक चेन है उसमें लॉजिस्टिक ही बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगी चेन, क्योंकि माल आना जाना ऐसा पूरी कनेक्टिविटी, इट इज़ की टू लॉजिस्टिक चेन। कोस्टल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, कोस्टल कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी फिशरीज़ में इन्वॉल्व हैं स्पेशली, और मरीन प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो कोस्टल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक। और इससे कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। कैसे, मान लो ये पोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ रॉ मटेरियल आना है और प्रोसेस मटेरियल एक्सपोर्ट होना है, या मे बी कई बार रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट होना है किसी और कंट्री को। तो जो ये जो रीजन है ना, इसके अराउंड वाला, ये वाला रीजन जो इसके अराउंड रीजन है पोर्ट्स के, ये इंडस्ट्रियल जोन बन जाता, पूरा इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरा। तो ये जो है
तो ये इसी वजह से, पोर्ट की वजह से ये रीजन जो है इसके अराउंड वाला ये अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट डालें अगर हम, तो देयर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप प्ले स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। कोस्टल कम्युनिटीज़ का हमें देख ही लिया, लाइवलीहुड मिल रहा है। ठीक है, फिशरीज के थ्रू और भी टूरिज़्म और क्या नाम है, मान लो आसपास होटल खोल लिया या कुछ भी स्टे हाउस खोल लिया, ये सब सारी चीज़ों से। देखिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरेटिवली इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हालांकि बहुत सारी ऑयल स्पिल ये सब हो जाता है, और भी पोर्ट्स भी क्या नाम है, नाव जो शिप चलती है इससे भी पॉल्यूशंस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, स्क्रबर यूज़ है सल्फ़र वाला, तो वो सब सल्फ़र पॉल्यूशन हो रहा है और भी चीज़ें हैं, बट इट इज़ कंपेरेटिवली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, स्पेशली इन कंपेरिजन टू द रेलवेज़। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो लोड जो कैरी करता है सीवे ट्रांसपोर्टेशन, तो इन टर्म्स ऑफ लोड कैरीड इट इज़ चीप, इन टर्म्स ऑफ लोड कैरीड चीप, इन टर्म्स ऑफ लोड कैरी, जो आप लोड कैरी करते हो इसके टर्म्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन इज़ द चीप। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, देन थ्रू द पोर्ट्स क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट और इंक्रीज्ड इम्पोर्ट, जो भी चाहिए। देन व्हाट वी हैव, कंज्यूमर चॉइस बढ़ जाती है यहाँ पे, देयर इज इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, और गुड्स जो है कॉम्पिटिटिव, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो देयर इज इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइस। अलग अलग कंट्री से आ रहा है तो देयर इज इंक्रीज्ड कंज्यूमर चॉइस। ठीक, देन वी हैव, it is important for the internal trade because we have developed multimodal connectivity. सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा है, और टर्न अराउंड टाइम हमने देखा है कि टर्न अराउंड टाइम कम है, टर्न अराउंड टाइम है कम, और ड्वेल टाइम भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या एफिशिएंसी आ रही है, और लोगों को प्रोडक्ट टाइमली मिल रहा है। ठीक है, फिर चीपर हो जा रहा है थोड़ा इससे, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनल ट्रेड, क्योंकि वी हैव मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, वी आर लैग बिहाइंग लॉजिस्टिक इंडेक्स में। अभी भी लॉजिस्टिक इंडेक्स में हम थोड़ा लैग करें, बिकॉज जो कनेक्टिविटी यूएसए या चाइना में है, कैसी कनेक्टिविटी, पोर्ट्स से जो कनेक्टिविटी होती है, रोड की, रेल की, एयरवेज की। ठीक है, तो ये अभी भी वीक है, इतना ज़्यादा हाईली इंटीग्रेटेड नहीं है, इट इज़ स्टिल नॉट एज इंटीग्रेटेड एज रिक्वायर्ड। तो इससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज भी हो जाएगा हमारे लिए। हालांकि हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा सागरमाला, भारतमाला परियोजना ये सब सारी शुरू हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ी आसानी आई है, बट कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है। देखिए, हम लॉजिस्टिक कॉस्ट चाह रहे हैं कि 14% जीडीपी से 10% कर दिया जाए, बाई कोस्टल शिपिंग और वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज भी डेवलप किया जाए, जो कि तो बाई डेवलपिंग द प्रॉपर कनेक्टिविटी ला करके हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 10% हो जाए, जो कि अभी 14% है किसका, जीडीपी का। और ये कैसे होगा, और भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, प्लस इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, इनको भी कनेक्ट किया जाए, और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे वाराणसी से कनेक्ट किया, इलाहाबाद, वाराणसी से, और भी कलकत्ता जो मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सब जो है इनलैंड वाटरवेज की थ्रू, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जो इनलैंड वाटरवेज है ना, वो सीजनल होता है, जैसे पानी बह रहा है, अब जो पोर्ट से कनेक्टेड है वहाँ तो चलो है सब पानी वानी है, इनलैंड वाले में कई बार बरसात है, सीजनल, कई बार पानी कम पड़ गया, तो कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे। तो ईयर राउंड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, प्लस नाव वहाँ फंस जाती है तो उसे गड्ढा खोदने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ड्रेजिंग जा जाता है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का काम बढ़ जाता है। तो देखिए, इनलैंड वाटरवेज भी जब हम पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लेट्स सी हाउ मच टाइम, हाँ तो 34 ही मिनट्स में, तो चलिए लगभग लेक्चर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा प्ले स्पीड करके देख लोगे, अगर 1 घंटे में भी हुआ तो आप आधा घंटे में आपका हो जाएगा, तो ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं जो भी। आइए अब आगे चैलेंजेस देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस। ठीक है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, लेट्स सी इट। आइए चैलेंजेस देखा जाए। तो पहले तो ईजी फाइनेंसिंग ऑप्शन नहीं है भाई, पैसे वैसे नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ईजी फाइनेंशिंग ऑपरेशंस नहीं है। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट चैलेंजेस देख लिया जाए।
दिस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं लगा पा रहे हैं लोग। ईजी फाइनेंसिंग, क्योंकि लोगों को रिटर्न चाहिए होता है, इसमें रिटर्न लंबा होगा। जैसे सेमी कंडक्टर में जो है लंबा रिटर्न था, लॉन्ग टाइम, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, वो पीरियड होता है जो गेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसको, गेस्टेशन पीरियड। ये थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बीच का पीरियड है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। पर यहाँ लॉन्गर वाला जो होता है वो डिसकरेज करता है, ये डिस्करेज करता है कि कोई भी इन्वेस्टर आए और पैसा लगाए यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट वी हैव, आइए देखा जाए। फिर शिप बिल्डिंग, रिपेयर, ओनरशिप। ये अब शिप बिल्डिंग, ये बिजनेस प्रेफर नहीं किया जाता इंडियन कल्चर में। तो शिप बिल्डिंग नॉट, शिप बिल्डिंग है या रिपेयर है, ये जो है यहाँ पे नॉट प्रेफर्ड बिजनेस इन इंडिया, नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। फिर मैन पावर और लेबर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कैसे मैन पावर और लेबर इश्यूज आ जाते हैं? स्किल्ड मैन पावर नहीं है यहाँ पे, उसी हिसाब से लेबर नहीं है वैसा, तो ये क्वालिटी नहीं है उस तरह की, तो लैक स्किल्ड मैन पावर या लेबर या चीप लेबर, ये सब कह लीजिए। और क्या है, जैसे अनहेल्दी कंपटीशन इज़ देयर। तो कई पोर्ट्स होने की वजह से आसपास कई ढेर सारे पोर्ट्स हो जाते हैं और सिमिलर कार्गो डील करते हैं, इज अनहेल्दी कंपटीशन। मल्टीपल पोर्ट्स बनने की वजह से। देन यू हैव शिप बिल्डिंग में और क्या क्या है, देखिए आइए देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेस है, इसके लिए अनफेवरेबल पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की अनफेवरेबल पॉलिसीज़। अब तो थोड़ा सा सही हो रही हैं, पहले थोड़ी अनफेवरेबल पॉलिसीज़ थी, तो अनफेवरेबल पॉलिसीज़ आर देयर। अच्छा देखिए, शिप बनाने में क्या है कि शिप के पार्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें अब हुआ क्या है कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ शिप पोर्ट्स, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट फॉर शिप पार्ट्स। कुछ शिप के पार्ट्स चाहिए होते हैं, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, तो इसलिए डिस्करेज हो जाता है इन्वेस्टर या ओनर कि हम कैसे बनाएं, क्या करें। और इंटेंस इंटरनल कंपटीशन तो है ही है। वी हैव इनसफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड। तो शिप बनाने के लिए, शिप को ओन करने के लिए बहुत डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम है, ठीक है। लोग नहीं प्रेफर करते हैं इसमें, शिप वाले में, और बहुत ज़्यादा इसमें गेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा, वही सब सारी चीज़ें। देन इज टेक्नोलॉजिकल गैप, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपना सप्लाई को एफिशिएंट बनाने में। टेक्नोलॉजिकल गैप कोई भी हो, चाहे अगर शिप है तो उससे एमिशंस कम निकले, थोड़ा सा एफिशिएंट हो। पोर्ट हैंडलिंग है, स्पेशली इन द पोर्ट हैंडलिंग, पोर्ट पे हैंडलिंग होना, कस्टम क्लियरेंस हो गया है, कार्गो अनकार्गो लोडिंग है, तो टेक्नोलॉजिकल गैप आया है, ठीक है। तो उससे भी जो काम है ये सब दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी भी देखो तो मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, आप थोड़ा मशीन यूज़ करो, मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। ओल्ड क्रेन यूज़ कर रहे हो, पुरानी, ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग में देरी आ रही है, लोडिंग और अनलोडिंग में डिले हो रहा है, इसीलिए जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, ड्वेल टाइम बढ़ जाता है इससे। अब देखिए कैसा गैप, ऑटोमेटेड क्रेन यूज़ करो, स्मार्ट गेट्स यूज़ करो, ठीक है, यू यूज़ स्कैनर्स यूज़ करो, ये सब नहीं होता है, तो इसलिए ये गैप आ गया एक तरह से। देन व्हाट वी हैव, पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और कस्टम क्लियरेंस में इंटीग्रेशन नहीं होता है, पुअर इंटीग्रेशन किसमें, कस्टम क्लियरेंस में एंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे डाल दे रहा हूँ मैं। ये पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है पीएमएस, और ये सीसी कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस। और देखें क्या क्या है, और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए ट्रैफिक और कार्गो हैंडलिंग के लिए। ट्रैफिक या कार्गो हैंडलिंग अगर आप करना है तो उसको आप एआई यूज़ करो, ताकि एआई यूज़ कर लो, डेटा एनालिटिक्स यूज़ करो, ठीक है, ताकि इससे काम एफिशिएंट हो जाए चीज़ें, फिर लेसर कंजेशन हो पोर्ट्स पे, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल गैप में आ जाएंगी, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है, उसको आप क्या नाम है, एड्रेस द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट स्पेशली एट द पोर्ट रीजन, तो पोर्ट वाले रीजन पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को आप एड्रेस करो, ठीक है। तो एफिशिएंट बनाना मेनली यही सब काम है, तो ये टेक्नोलॉजिकल ये है। अच्छा, इससे डिलेज नहीं होगा,
कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस, आइए कुछ देखते हैं रेगुलेटरी चैलेंजेस। अब रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल डिलेड अप्रूवल है, फाइल वाइल पास होनी है, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, ये तो कॉमन है, हर जगह कहीं आंसर में लिख दो। दूसरा है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता है, ये हो गया। तीसरा क्या है, कोस्टल रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस, कोस्टल रीजन में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना है वो कंप्लायंस स्टफ होता है, ये सब क्या है, हर्डल आ जाते हैं। और जो इंस्पेक्शन और स्क्रूटिनी है, दिस लेंदी इंस्पेक्शन एंड स्क्रूटिनी, ठीक है, तो इससे जो है काम स्टार्ट नहीं हो पाता। दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ये सब का फ़र्क पड़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। लेंदी इंस्पेक्शन, स्क्रूटिनी है, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा, टफ है, क्लियरेंस चाहिए, या डिलेड अप्रूवल है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा आइए और कुछ देखा जाए। इस इंक्रीज, जो इंडियन वेसल पे इंक्रीज ड्यूटी लग जाती है, बंकर फ्यूल, जो बंकर फ्यूल है उस पर इंक्रीज ड्यूटी ऑन बंकर फ्यूल, सो देयर इज इंक्रीज ड्यूटी ऑन बैंकर फ्यूल, जिससे क्या हो जाता है, अगर बैंकर फ्यूल पे ज़्यादा आप ड्यूटी लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा, इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। तो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया और लेस अट्रैक्टिव। फिर कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें कैबोटेज लॉज हैं, कैबोटेज लॉज, ये आप जानिए, ज़रूरी है, ठीक है, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले में भी। तो कैबोटेज लॉज क्या होते हैं, ये लॉज वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट दे गवर्न, क्या गवर्न करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। बट ये जो इनका गवर्न करते हैं, जो गुड्स या पैसेंजर भी ले सकते हैं, एंड पैसेंजर, विद इन द सेम कंट्री बाई सी, विद इन सेम कंट्री, मतलब सेम कंट्री में जो लॉज बने हुए हैं, और स्पेशली बाई सी, क्योंकि मैरी टाइम पढ़ रहे हैं, तो इससे फॉरेन जो फ्लैगशिप्स हैं उनको आने का मौका नहीं मिलता है, जिससे क्या हुआ, अगर फॉरेन फ्लैगशिप्स नहीं आ रही हैं तो उनको डिस्करेजमेंट होता है, ठीक है। ये किया क्यों गया था, स्ट्रॉन्ग ये कैबोटेज लॉज बनाए गए थे कि भाई ना आने दो, तो फॉरेन शिप्स वर नॉट अलाउड, फॉरेन शिप्स नॉट अलाउड। इससे क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कौन सी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, शिपिंग। तो जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, बट इसके कुछ वो भी हैं कि इससे कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है, लेसर कंपटीशन। अब भाई लेसर कंपटीशन होगा तो प्राइसेस, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्राइसेस भी कम रहेंगी सबकी, सब लोग कॉम्पीट करेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, चीप प्राइसेस लिखेंगे, वरना यहाँ पे एक मोनोपोली आने लगेगी। अगर फॉरेन कंपनीज नहीं आई तो मोनोपोली होगा या डोमिनेंस होने लगेगा, तो यहाँ आपको सर्विसेज जो अवेलेबल है वो प्रॉपर और अच्छी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बाहर की आती है, कोई फॉरेन कंपनीज आते हैं तो नया नई सर्विस लाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, नया प्रोडक्ट, तो ये सब सारी, तो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स, इसलिए भी किया जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी ये कैबोटेज लॉज में बाहर की जो फॉरेन इसको है नहीं अलाउ किया जाता है। भाई सिक्योरिटी तो ही है, सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेगा ही, हमारा इतना बाउंड्री जो है, मैरीटाइम बाउंड्री इतनी लंबी है, 7,000 लगभग 7,500 किलोमीटर की, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ तक आप सर्विलांस रखोगे, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। और चलिए आइए आगे देखा जाए, व्हाट वी हैव। तो कैबोटेज लॉज जो है हमारी कंट्री में वो रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव तो आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कैबोटेज लॉज। तो फॉरेन शिप्स तो आ ही नहीं पा रही है, तो यहाँ से कंपटीशन क्या हुआ, कंपटीशन जो है कम हो गया, और लेसर कंपटीशन है डोमेस्टिक में भी, ठीक है। तो ऑप्शंस लेसर, ऑप्शंस अवेलेबल टू द पीपल, ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो लेसर, लोगों के लिए ऑप्शंस कम हैं, कॉस्ट बढ़ सकता है, ये सब सारी चीज़ें हैं।
अच्छा ये देखते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, ये हमने देखा ही था इंफ्रास्ट्रक्चरल में कि लेज़र लेंथ ऑफ बर्थिंग जो है शिप्स की, वो क्या नाम है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो देयर इज लेसर लेंथ ऑफ बर्थिंग फॉर शिप्स। बर्थिंग फॉर शिप्स, तो कार्गो हैंडलिंग और अनलोडिंग लोडिंग में दिक्कत आती है। और ये सब हमने देखा था, आईओटी डिवाइसेस, नेविगेशनल एड का यूज़, लेसर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक कस्टम क्लियरेंस करना है, कुछ भी करना है, ऑटोमेशन करना है, लाइक ऑटोमेशन, मैन हैंडलिंग बजाय कस्टम क्लियरेंस, आईओटी डिवाइसेस का, ये सब लेसर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इससे दिक्कत आ जाती है। और लैक ऑफ ड्रेजिंग फैसिलिटी, लैक ड्रेजिंग फैसिलिटी, गड्ढा उड्ढा खोदा जाता है ना, ड्रेजिंग फैसिलिटी। ड्रेजिंग क्या, रास्ता अगर है, ये बन गया है, सिल्ट विल्ट डिपॉजिट हो गए, ठीक है, यहाँ सिल्ट डिपॉजिट हो गया है, अब यहाँ पे मान लो ये रास्ता जाम हो गया है, तो ड्रेजिंग फैसिलिटी के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है, ये सब गड्ढा इसको साफ़ कर दिया जाएगा फिर, ठीक है, ये है, अब यहाँ आके क्या नाम है, जम गया, ठीक है, ये रास्ता जाम हो गया, तो ड्रेजिंग फैसिलिटी में क्या होगा कि इसको जो है धीरे धीरे करके मशीनों के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड, बस यही है। तो ड्रेजिंग फैसिलिटी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में, ठीक है, और ड्रेजिंग फैसिलिटी जो है ये हमारी बहुत अच्छी एडवांस नहीं है, तो वी हैव अ लेसर ड्रेजिंग फैसिलिटी एंड लैक ऑफ टेक एक्सपर्ट, इसी सेक्टर में लैक ऑफ टेक एक्सपर्ट, तो जो टेक एक्सपर्ट है इस फील्ड में नहीं है, और ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ड्रेजिंग फैसिलिटी वाला जो है, इसमें यही होता है कि रिमूव किया जाता है, क्या रिमूव कर दिया जाता है, सिल्ट, सेडिमेंट या डिपॉजिट फ्रॉम वाटर ऑफ रिवर बॉडीज़ या वाटर बॉडीज़ से, वाटर बॉडीज़ के बॉटम से ये सब रिमूव कर दिया गया, और मेनली नेविगेबिलिटी बनी रहे, इंश्योर रहे, ठीक है, तो ईजियर नेविगेशन अच्छा रहे, इसलिए नेविगेशन को मेंटेन और कंटिन्यूअस रखने के लिए, ठीक भाई। बड़े शिप अगर बॉटम डीप वाटर होगा, अगर बॉटम डीप वाटर में होगा तो क्या नाम है, बड़ी बड़ी शिप्स भी आ सकती हैं, ठीक है, फ्लडिंग आप चेक कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ड्रेजिंग का कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो, स्किल्ड टेक्नीशियन नहीं होते इसमें, लैक स्किल्ड टेक्नीशियन, ये सब इसमें नहीं होते, ठीक है, तो ये आपका एक चैलेंजेस अभी हम देख लिए। चलिए आइए आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन इश्यूज़, आस पास भाई स्टोरेज हाउस और ये सब के लिए जो है लैंड एक्विजिशन चाहिए होता है, शिप बिल्डिंग के लिए ये इशू आ जाते हैं, लैंड ग्रांट नहीं हो पाता है, पैसा मुआवजा नहीं मिल पाता है, जैसे बहुत सारे किसान हैं, इनकी एक ज़मीन थी तो इनको मुआवजा नहीं मिलता है, कोई फैक्ट्री आई इसके लिए भाई आवेदन किया गया, चलो ठीक है, यहाँ सरकार ने लैंड ले लिया पर इनको नहीं दिया, ये फिर प्रोटेस्ट करने लगे, तो ये अलग इशू है, बट फिर ये सब सारी चीज़ें इस वजह से लैंड ग्रांट नहीं हो पाता है आसानी से। देन व्हाट वी हैव, तो जो मैरीटाइम बिजनेस है, कम्युनिटी जो होती है मैरीटाइम, दे प्रेफर टू बी एजेंट्स रहना चाहते हैं, ओनर्स नहीं रहना चाहते, इसके क्यों, दे वांट टू बिकम एजेंट्स नॉट द ओनर्स, बिकॉज ओनर इसलिए नहीं है, तो मैरीटाइम जो बिजनेस कम्युनिटी दे प्रेफर टू बी एजेंट्स रैदर देन ओनर्स, तो दे डोंट वांट टू बी द ओनर्स ऑफ द शिप और ये सब, बिकॉज क्यों, शिप बिल्डिंग और ये सब, क्योंकि रीज़न बीइंग बिकॉज मेन शिप बिल्डिंग की बजाय ये लोग एजेंट होते हैं फॉर क्या नाम है, फॉर अरेंजमेंट करते हैं अराइवल, स्टे, डिपार्चर का, क्रू चेंज, रिपेयर, ये सब सारे, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक्स को, कार्गो को मैनेज करना, क्रू मैनेज करना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, कस्टम डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लोडिंग अनलोडिंग कराना किसका, कार्गो का, ये सब एजेंट्स का काम, ये सब सारा काम जो है साइड वाले काम जो होते हैं, वैसे तो मेनली ये सब एजेंट्स हैं, ये काम ये हो रहा है, बट ये मेनली दे नॉट ओनरशिप, ये ओनरशिप क्यों नहीं, वाई नॉट ओनरशिप, ठीक है, इसमें पैसा बहुत लगा दे, बिकॉज ओनरशिप में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पैसा वैसा चाहिए शिप बनाने के लिए,
दूसरा बहुत रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत हाई है, रिस्ट्रिक्टिव है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, इसको करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, ठीक है, मैरीटाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोस्टल जोन रेगुलेशन है। देन देयर इज़ ऑपरेशनल कॉस्ट, इसका बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो लोग इन्वेस्ट कम है, कम लोग इंकरेजमेंट दिखाते हैं इस तरफ के लिए। एंड देन देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन फ्यूल प्राइसेस, इससे भी घाटा मुनाफा हो सकता है, फ्लक्चुएशन इन फ्यूल प्राइसेस, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो देयर इज़ ऑल्सो क्या डिस्करेजमेंट है इस सेक्टर के लिए, द स्पोर्ट कंजेशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव इंक्रीज्ड ट्रैफिक, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव वीक हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, वीक हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, देन व्हाट यू हैव कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी, तो वो सब है, वो हमारा पूरा जो क्या नाम है सिस्टम है इंटीग्रेटेड, जो क्या नाम है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयरवेज, लैंड, रोड्स, रेलवेज, तो वो सब नहीं है, तो हिंटरलैंड तक भी वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे। इनलैंड हमारा हिंटरलैंड ना होने की वजह से वीक इनलैंड ट्रांसपोर्ट भी वीक है वाटर के थ्रू, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, तो ये भी एक रीज़न आ जाता है। देन यू हैव राइवलरी अमंग द नेशंस, ठीक है, दिस नेटवर्क ऑफ पोर्ट अराउंड इंडिया, जैसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या क्या आ जाएंगे, और इसमें ग्वादर, हम्बन तोता, ग्वादर पाकिस्तान में बनाया जो इसने, श्रीलंकन में हम्बन तोता, ठीक है, ये सब बना करके ये जब ट्रैड डिप्लोमेसी में फंसाता है ये। और एक क्याकपू भी है शायद में भी, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्याकपू शायद आता है, इसका एक मिनट में देखूं, वेट अ मिनट, तो और भी ये सब पूरा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में आ रहा है, तो ये डोमिनेट कर रहा है अराउंड। इंडिया का भी नेकलेस ऑफ डायमंड है, सो देयर इज इंडियाज इनिशिएटिव ऑल्सो, इंडिया ने इसको काउंटर किया है, और हमारा इनिशिएटिव जो है वो नेकलेस ऑफ डायमंड है, ठीक है, नेकलेस ऑफ डायमंड। अब नेकलेस ऑफ डायमंड में आ जाता ना हमारा पूरा सेंट्रल एशिया, जैसे कि अगर हम बनाए थे, ये अफ्रीका वाला हो गया, ये अफ्रीका अगर हो गया, ये फिर ये वाला रीजन सेंट्रल एशिया वाला, देन यह हमारा प्यारा भारत आ जाएगा, ठीक, देन यहाँ अलग से, तो वी हैव, हमने अलग से पढ़ा था ना, यहाँ पे आपका चाबहार, यहाँ पे एक था क्या नाम है दुकम पोर्ट, सो यहाँ पे आपका एक दुकम पोर्ट हो गया। अच्छा, और पोर्ट देख लीजिए, सिशलीज आइलैंड या सिचलीज जो भी कहते हैं, सिशल्स में यहाँ पे इंडिया का हो गया, नेवी ओवी का। देन वी हैव हमारा कुछ साबंग है यहाँ पे, मे बी क्या नाम है यहाँ, सबांग, मे बी इंडोनेशिया सिंगापुर के पास सबांग, यहाँ ले लीजिए, यहाँ सबांग। इस यहाँ सितवे पोर्ट था हमारा, सितवे, पर ये चलो म्यांमार जो हमें दिया था, ठीक है, पर ये सब सारा आप इंक्लूड कर लो थोड़ा, फिर सेंट्रल एशिया में आपके यहाँ गेट वे खुल जाए। तो नेकलेस ऑफ डायमंड से हम लोग जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो करेंगे। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें क्या है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में क्या किया है इसने हम्बन तोता में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कोलंबो पोर्ट पे किया है, जकार्ता में किया है। तो मैरी टाइम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्या नाम है चाइना का, चाइना ने क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान की तरफ यहाँ कर दिया, ये ग्वादर वाला कर दिया, फिर यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, यहाँ कोलंबो में कर दिया, यहाँ कोलंबो में कर दिया, यहाँ हम्बन तोता, ठीक है। तो ये इनका था, ये चाइना वाले, फिर चाइना के स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए इधर, और सितवे पे भी है इनका, सितवे पे भी चाइना का भी है, यहाँ से भी कनेक्टिविटी करनी चाहिए इन्होंने। फिर यहाँ चला जाता है, यहाँ पे क्या नाम है, ये जब आप पूरा बना लोगे म्यांमार, तो यहाँ म्यांमार आएगा, फिर चाइना, तो यहाँ पे जो है यहाँ हाइनान आइलैंड है, पूरा कनेक्ट किए हैं, तो ये हाइनान आइलैंड, तो क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये किसका हो गया,
ये चाइना का हो गया, तो इसको काउंटर करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ गए आप। स्पेशली देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन में एक आध पॉइंट और देखिए चैलेंजेस आ जाते हैं। तो कुछ चोक पॉइंट्स हैं। अब क्या चोक पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट है ईरान वाला, तो रास्ता बंद कर दिया जाता है, चलो नहीं जाने देंगे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के फिर मेडिटेरेनियन सी के थ्रू आप यूरोप और एशिया के लिए द्वार खुल जाता है, ठीक है। तो ये जो है हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पर इन्होंने किया है ज़्यादा कि ये जो चोक पॉइंट्स है इसको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वन ऑफ द चैलेंजेस हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन से फिर आना जाना जो है यहाँ दिक्कत हो जाती है, दिस चोक पॉइंट्स, ठीक है। ये जो अफ्रीका वाला अगर आप ये ले लो डायग्राम, तो यहाँ पे ऐसे अगर इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लें, ये वाला रीजन ले लो आप, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और अगर क्या नाम है वो कर दिया गया है तो, और ये जो मैंने थोड़ा सा बना दिया है ये गलत बनाया है डायग्राम, यहाँ पे थोड़ा ये जो जाएगा ये ऐसे जाता है, ये आया थोड़ा सा ऐसे होगा, और ये एक मिनट, डायग्राम थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, ये पेनिनसुलर वाला रीजन ले लो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो मेनली जो चोक पॉइंट है ये वाला चोक पॉइंट हो गया, और यहीं से जो है ईरान जो है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में गलती कर गया था, ये नहीं है, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग, थोड़ा सा मैं गलत बना दिया था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये ईरान। तो कई बार जियो पॉलिटिकल टेंशन से ये वाला जो रीजन है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से फिर क्या नाम है रास्ता कहाँ चला जाएगा, ये जो है द्वार खुल जाता है सेंट्रल एशिया के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज़ द चोक पॉइंट, ठीक है। ऑयल सप्लाई होती है, सब क्या नाम है यहाँ पे सब ऑयल रीजन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, दुबई है, ये इधर इराक है, तो क्या नाम है कि यहाँ ऑयल का जो सप्लाई इसी के थ्रू, तो यहाँ पे कई बार रास्ता जो है ईरान बंद कर देता है, तो गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी फॉर दैट। तो ये ईरान का रास्ता बंद हो जाता है, कई बार थोड़ा लेक्चर लेते लेते थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो इंडिया का जो चेन था वहाँ दुकम पोर्ट में भी, यहाँ पोर्ट ऑफ दुकम, ठीक है, ये सिचिलीज हो गया, दुकमो हो गया, चाबहार है, ये इंडिया का डायमंड नेकलेस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी जो गलतियाँ हुई हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये मेडिटेरेनियन मैंने गलत बता दिया, कहाँ से चला गया और मुझसे, तो ये इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ पार्डन, क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो ये हार्मोज स्ट्रेट चेक पॉइंट चोक पॉइंट हो गया, तो इसको ये एक चैलेंज है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कभी भी इनबैलेंस होता है तो सप्लाई चेन ऑयल की, यहाँ से सप्लाई चेन जो हो ऑयल की, ये सब यहाँ से रुक सकती है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। देन व्हाट वी हैव, देख इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कुछ आते हैं। कैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे कि स्पिलेज हो जाता है या लीकेज हो गया, ऑयल स्पिल्स, ठीक है। फिर जैसे आसपास के रीजन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अगर आप पोर्ट डेवलप कर रहे हो, जो पोर्ट प्रोजेक्ट है, तो आर्ट पोर्ट प्रोजेक्ट जब डेवलप होता है तो इसमें पहला लैंड एक्विजिशन, ये लैंड एक्विजिशन इशू, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल,
तो ये भी दिक्कत कर जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। और स्पेशली फ़िशिंग कम्युनिटीज़ भी हैं। अगर फ़िशिंग ग्राउंड है, फ़िशिंग ग्राउंड अगर पोर्ट डेवलप हो गया, अराउंड फ़िशिंग ग्राउंड अगर आप पोर्ट डेवलप किए हो, तो यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है। किसको? स्पेशली फ़िशरमैन को, ठीक है। वो एक्सेस नहीं कर पाता इस एरिया को जो फ़िशिंग ग्राउंड था, क्योंकि वो पोर्ट बन रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और ये वाला में भी एक लेक्चर यही जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो पूरा ये आपका हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो है यहाँ एंड करते हैं। एंड सॉरी फॉर दैट, जो मैंने हॉर्मोज़ वाला थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया था। जल्दी में थोड़ा सा, कई देर से लेक्चर बन रहा है थोड़ा, तो हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट हॉर्मोज़ वाला, ठीक है। वो आप करेक्ट कर लीजिए ऊपर। वो हॉर्मोज़ वाला मैंने ऐसे दिखा दिया था मेडिटेरेनियन सी वाले में, पर ये ऐसे नहीं था, वो यहाँ था। दिस इज़ द अरेबियन पेनिनसुला था, तो ये है यहाँ पे, ठीक है। रेड सी, ये पर्शियन गल्फ़ है, यहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है, यहीं पर्शियन गल्फ़ है, और यहाँ ईरान है, ठीक है। ये तो दूसरा है, ये तो मेडिटेरेनियन की तरफ चला जाएगा। दिस इज़ अफ्रीका। तो ये वाला आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, तो आप, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।